तो हिस्ट्रेसिस मोटर आज यहाँ पे देखेंगे। तो हिस्ट्रेसिस मोटर का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो शेडेड पोल टाइप होता है। तो यहाँ पे ये इसका रोटर होगा और इसका जो स्टेटर है इस प्रकार से शेडेड पोल कंस्ट्रक्शन का होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे शेडिंग रिंग का शेडिंग कॉइल का यूज़ करेंगे और इसके ऊपर में यहाँ पे सिंगल फेज वाइंडिंग को वाउंड करेंगे और सिंगल फेज वाइंडिंग वाउंड करके इसको सिंगल फेज वोल्टेज अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे इसके रोटर में मेन प्रॉपर्टी होती है कि इसका जो रोटर है वो स्मूथ सिलेंड्रिकल रोटर होता है। तो स्मूथ सिलेंड्रिकल रोटर इसका यहाँ पे होता है, मीन्स इसके रोटर में नो स्लॉट्स एंड नो वाइंडिंग। तो इसके रोटर में कोई भी स्लॉट्स या वाइंडिंग यहाँ पे नहीं होती है। ठीक, तो इसका रोटर स्मूथ है, इसकी आउटर सरफेस स्मूथ है और इसके रोटर के स्लॉट्स में कोई भी स्लॉट्स या वाइंडिंग नहीं है। तो ये कैसे रन करती है? स्मूथ रन करती है एंड स्टडी टॉर्क प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो स्मूथ रन करेगी, स्टडी कांस्टेंट टॉर्क प्रोड्यूस करेगी। तो इसलिए इस मोटर का जो यूज है, ठीक, वो कहाँ पे करते हैं? तो जो ऑडियो इक्विपमेंट होते हैं, तो ऑडियो इक्विपमेंट पहले जैसे आता था डेक, टेप रिकॉर्डर आता था, ग्रामोफोन है, फोनोग्राफ है, तो इन सब में इसका यूज यहाँ पे करते हैं क्योंकि ये स्मूथ रन करती है और इसका जो ऑपरेशन है वो कैसा होता है, यहाँ पे नॉइज लेस होता है। तो स्मूथ रन करेगी, नॉइज लेस ऑपरेशन है और इसका टॉर्क कैसा है? स्टेडी है। इसकी जो स्पीड है वो कैसी है? कांस्टेंट स्पीड। तो कांस्टेंट स्पीड यानी कि ये सिंक्रोनस स्पीड पर रन करती है। तो इसीलिए इसका जो यूज है वो इलेक्ट्रिक क्लॉक में करते हैं। तो इलेक्ट्रिक क्लॉक में पूछेगा किस मोटर का यूज करते हैं, तो इलेक्ट्रिक क्लॉक में हिस्टैरिसीस मोटर का यूज करते हैं। ठीक, तो ये यूज इसका यहाँ पे याद रखना है। अब इसका जो रोटर होता है ये किस मटेरियल का बनाया जाता है? तो इसका जो रोटर है हाई परमिएबिलिटी एंड हाई रिटेंटिविटी मटेरियल, ठीक, का बनाते हैं। और साथ ही इस मटेरियल की जो कोएर्सिविटी है वो भी होती है हाई कोएर्सिविटी। तो हाई परमिएबिलिटी रहेगी, हाई रिटेंटिविटी रहेगी एंड हाई इसकी कोएर्सिविटी रहेगी। तो इस मटेरियल का यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक, तो ये जो मटेरियल है इसमें क्या प्रॉपर्टी होती है? अच्छा, ये मटेरियल कौन सा यूज करेंगे यहाँ पे? तो इसके लिए हम यूज करते हैं क्रोम स्टील। तो क्रोम स्टील का यूज करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी किसमें होती है? क्रोम स्टील में। तो इससे क्या बेनिफिट मिलता है यहाँ पे? तो यहाँ पे देखेंगे जैसे BH कर्व पढ़ते हैं तो ये क्या है? इसके हिस्टैरिसीस लूप का एरिया है। ठीक, तो यदि कोएर्सिविटी ज़्यादा होगी तो हिस्टैरिसीस लूप के एरिया क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो हाई रिटेंटिविटी होने पे, हाई कोएर्सिविटी होने पे जो हिस्टैरिसीस लूप का एरिया है ये यहाँ पे क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। ठीक,
तो ये जो मटेरियल है, ये जो रोटर है, इसमें क्या होता है, लार्ज हिस्टेरिसिस लूप होता है। तो इसके कारण इसमें क्या होता है, लार्ज हिस्टेरिसिस लॉस होता है। तो इसके रोटर में क्या होता है, लार्ज अमाउंट में हिस्टेरिसिस लॉस होता है। तो इसलिए बोलते हैं कि ये मोटर हिस्टेरिसिस लॉस के प्रिंसिपल पर वर्क करती है। ठीक, तो इसके कारण रोटर में क्या होगा, तो इनके कारण रोटर में क्या होता है, जैसे हाई रिटेंटिविटी हाई कोर्सिविटी मटेरियल होता है, तो उसके बारे में पढ़े हो कि यदि इस प्रकार का कोई मटेरियल होता है तो उसको मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। और यदि उसको हम एक बार मैग्नेटाइज कर देंगे तो फिर आसानी से वो डीमैग्नेटाइज नहीं होता है। ठीक, तो मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करना इसको डिफिकल्ट है, और एक बार यदि मैग्नेटाइज हो जाएगा तो फिर वो आसानी से डीमैग्नेटाइज नहीं होगा। तो जब हम यहाँ पे इसको सिंगल फेज वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो शेडेड पोल में हमने पढ़ा है कि इसका जो पोलर एक्सिस है वो अनशेडेड पोल से शेडेड पोल की तरफ शिफ्ट होता है। किस स्पीड से शिफ्ट होता है, सिंक्रोनस स्पीड से। तो हम बोलेंगे कि जब इसको सिंगल फेज वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे एक सिंक्रोनसली रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है। अभी रोटर कैसा है, हमारा स्टेशनरी है, तो ये जो फ्लक्स है इस स्टेशनरी रोटर की सरफेस को काटता है, जिससे उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाती है, और रोटर में एडी करंट यहाँ पे सर्कुलेट होती है। तो इसके कारण रोटर में जब एडी करंट सर्कुलेट होती है तो वो मैग्नेटिक पोल्स क्रिएट करती है। तो रोटर में यहाँ पे क्या होते हैं, इस प्रकार से मैग्नेटिक पोल्स क्रिएट हो जाते हैं एडी करंट के कारण, है ना। ये स्टेशनरी है, फ्लक्स तेजी से रिवॉल्व कर रही है, दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या है, मैक्सिमम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस मैक्सिमम होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम करंट जो है वो यहाँ पे सर्कुलेट करेगी। ठीक, तो इस समय टॉर्क प्रोड्यूस्ड होगा, और ये टॉर्क प्रोड्यूस्ड होगा तो क्या होगी, यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, और धीरे धीरे इसकी स्पीड इंक्रीज होते जाएगी। और यहाँ पे जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज होगी, इन दोनों की रिलेटिव स्पीड फ्लक्स की और रोटर की डिक्रीज होते जाएगी। ठीक, और एक तो डिक्रीज होती जाएगी तो एडी करंट भी डिक्रीज होती जाएगी, लेकिन एक बार ये मैग्नेटाइज हो गए हैं तो आसानी से ये डीमैग्नेटाइज नहीं होंगे। ठीक, और फिर क्या होता है कि जो रोटर के पोल होते हैं ये इस स्टेटर के फील्ड के साथ में मैग्नेटिकली लॉक हो जाते हैं, और उसके साथ साथ क्या करते हैं, सिंक्रोनस स्पीड में रोटेट करते हैं। तो इस तरह से ये मोटर जो है सिंक्रोनस स्पीड में यहाँ पे रोटेट करने लगती है। तो जब रोटर सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट करेगा तो उस कंडीशन में हम देखेंगे कि रोटर की स्पीड और फ्लक्स की स्पीड दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस जीरो हो जाएगा, एडी करंट जीरो हो जाएगी। तो रनिंग कंडीशन में एडी करंट क्या हो जाती है, जीरो। सिर्फ यहाँ पे इसमें एनएस पोल्स क्रिएट रहेंगे, वो वहाँ पे समाप्त नहीं होंगे, क्योंकि ये हाई रिटेंटिव मटेरियल है, इजीली उसके पोल्स जो है वो डिमैग्नेटाइज नहीं होंगे, तो वो मैग्नेटिकली लॉक ही रहेगा, और लॉक रह के सिंक्रोनस स्पीड में वो रोटेट करते रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो प्रोपोर्शनल होता है एडी करंट हिस्टेरिसिस लॉस एंड साइन वैल्यू ऑफ हिस्टेरिसिस एंगल। ठीक, और इसका जो रनिंग टॉर्क है, रनिंग कंडीशन में एडी करंट जीरो हो जाती है, तो रनिंग टॉर्क जो है वो हिस्टेरिसिस लॉस एंड साइन वैल्यू ऑफ हिस्टेरिसिस एंगल, इसके ये प्रपोर्शनल यहाँ पे होता है। ठीक, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो इस तरह से ये हिस्टेरिसिस मोटर यहाँ पे होती है। ठीक है, तो इसका भी स्टार्टिंग टॉर्क कैसा रहेगा, लो, है ना। शेडेड पोल कंस्ट्रक्शन है, तो शेडेड पोल कंस्ट्रक्शन में आपने पढ़ा था स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, उसका लो होता है। तो इसका भी स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा, लो, पावर फैक्टर क्या होगा, पुअर होगा। ठीक है, तो इसका भी स्टार्टिंग टॉर्क लो होगा और पावर फैक्टर इसका भी पुअर होगा। ठीक, अब इसके बाद में
देखते हैं यहाँ पे जो स्पेशल मोटर है, स्पेशल मोटर में आपको बताया था सर्वो मोटर। तो जो सर्वो मोटर का यूज कब करते हैं, तो जब हमको किसको कंट्रोल करना होता है, मैकेनिकल पोजीशन को कंट्रोल करना होता है ना, मैकेनिकल पोजीशन को कंट्रोल करना है, तो वहां पे किसका यूज करते हैं, सर्वो मोटर का यूज करते हैं। ठीक, तो जो सर्वो मोटर होती है, इस सर्वो मोटर में हमको किसका यूज करना पड़ता है, फीडबैक कंट्रोल सिस्टम का यूज करना पड़ता है। फीडबैक कंट्रोल सिस्टम का यूज करेंगे तभी यहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं मोटर को ना। तो यहाँ पे देखेंगे सर्वो मोटर का ये ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई प्रोसेस हो रहा है, और ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में जो मैकेनिकल पोजीशन है, उस मैकेनिकल पोजीशन को कौन कंट्रोल कर रहा है, यहाँ पे सर्वो मोटर। यानी कि यहाँ पे हमारी क्या लगी हुई है, सर्वो मोटर लगी हुई है। और जो भी प्रोसेस हो रहा है उससे हमको क्या मिलता है, यहाँ पे आउटपुट आपको मिल रहा होगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि जो ये प्रोसेस हो रहा है, इसका जो ये आउटपुट है, इस आउटपुट से क्या लेंगे, यहाँ पे फीडबैक लेंगे। ठीक, तो यहाँ से हम फीडबैक लेते हैं, और यहाँ पे ये एरर डिटेक्टर है जो एरर को डिटेक्ट करेगा। तो इसको कैसे पता चलेगा, तो यहाँ से एक रेफरेंस ले लेंगे, तो रेफरेंस क्वांटिटी ले लेंगे, और इस रेफरेंस क्वांटिटी से जो फीडबैक आ रहा है उसको कंपेयर करेंगे। दोनों का जो डिफरेंस है नॉर्मल कंडीशन में क्या होना चाहिए, जीरो। तो एम्पलीफायर जीरो डिटेक्ट करेगा, एरर डिटेक्टर जीरो डिटेक्ट करेगा, तो यहाँ पे कोई चेंज के लिए क्वांटिटी नहीं आएगी। ठीक है, अब यदि आउटपुट में कोई वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, तो डिक्रीज होगी तो यहाँ से फीडबैक आएगा, डिक्रीज हो गई है, तो जो रेफरेंस क्वांटिटी इससे कंपेयर करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे उसको एरर डिटेक्ट होगा, और एरर डिटेक्ट होगा तो एम्पलीफायर उसको एम्पलीफाई करके करेक्टर को देगा, करेक्टर किसको देगा, सर्वो मोटर को, सर्वो मोटर यहाँ पे मूव करेगी, और जो भी एरर आ रहा था उसमें मैकेनिकल पोजीशन को चेंज करके उस एरर को फिर वो कंट्रोल कर लेगी। तो इस तरह से सर्वो मोटर जो है, इसमें हमको किसका यूज करना पड़ता है, फीडबैक कंट्रोल सिस्टम का इसमें यूज करना पड़ता है। ठीक, तो जो सर्वो मोटर होती है, सर्वो मोटर में क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, है ना, इसमें क्या गुण होने चाहिए, तो इसकी क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, तो समझ में आ गया ना, कहाँ यूज करेंगे, जहाँ, हाँ, कंट्रोल पोजीशन क्या होती है, मैकेनिकल पोजीशन होती है, मैकेनिकल पोजीशन को कंट्रोल करना है, या टाइम डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन जिसको बोलते हैं वेलोसिटी या स्पीड बोलते हैं, है ना, या एक्सेलरेशन बोलते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। मैकेनिकल पोजीशन, ठीक है, टाइम डेरिवेटिव ऑफ मैकेनिकल पोजीशन को क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। ठीक है, तो मैकेनिकल पोजीशन का टाइम डेरिवेटिव क्या होता है, वेलोसिटी होती है या एक्सेलरेशन होता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इसका यूज करते हैं। समझ में आया इतना, तो फीडबैक इसमें यूज करना है। तो सर्वो मोटर में कैसा होना चाहिए, इसका क्विक रिस्पॉन्स होना चाहिए, फास्ट। जैसे ही फीडबैक आएगा, जैसे ही एरर डिटेक्ट करेगा, तो तुरंत सर्वो मोटर को क्या करना है, वहां पे इंस्टेंटली ऑपरेट होना है। ठीक है, तो सर्वो मोटर में इसके लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका जो ऑपरेशन है वो कैसा होना चाहिए, इंस्टेंट ऑपरेशन होना चाहिए इसमें, है ना, इंस्टेंट ऑपरेशन होना चाहिए। अब इंस्टेंट ऑपरेशन कैसे होगा, तो इसके लिए इसका जो टॉर्क इनर्शिया रेशियो है, ठीक, उसकी वैल्यू यहाँ पे हाई होनी चाहिए। तो हाई टॉर्क इनर्शिया रेशियो, तो इसका जो टॉर्क इनर्शिया रेशियो हाई होना चाहिए, यानी कि इसका रोटर जो है उसका भार हल्का होना चाहिए, रोटर लाइट वेट होना चाहिए, और ऑपरेटिंग टॉर्क ज़्यादा होना चाहिए। तो ऑपरेटिंग टॉर्क ज़्यादा और रोटर का जो वेट है वो लाइट वेट होना चाहिए, तो टॉर्क इनर्शिया रेशियो हाई होना चाहिए। ठीक, दूसरा यहाँ पे इसका जो टॉर्क होगा, इसका जो टॉर्क होगा वो वेरिएबल क्वांटिटी जी, या फिर जो करेक्टिंग क्वांटिटी है जो करेक्ट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो टॉर्क होगा वो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी
कि क्या होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ठीक, जैसे कि हम डीसी मोटर में पढ़ते हैं कि आर्मेचर टॉर्क क्या होता है, आर्मेचर करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी होनी चाहिए। ठीक, दूसरा, इसका जो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क है, वो किस पर डिपेंड करना चाहिए, पोलैरिटी ऑफ, ठीक है, सप्लाई वोल्टेज, ठीक है, या एरर सिग्नल्स बोल सकते हैं। तो इसमें डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, ठीक है, ये किस पर डिपेंड करना चाहिए यहाँ पे, तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क डिपेंड करना चाहिए पोलैरिटी ऑफ, ठीक है, एरर सिग्नल, एरर सिग्नल या इलेक्ट्रिकल सिग्नल, है ना। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की यदि पोलैरिटी चेंज हो गई तो इसके टॉर्क का डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए, चेंज हो जाना चाहिए। तो ये सब प्रॉपर्टी यहाँ पे सर्वो मोटर में होनी चाहिए। ठीक, क्योंकि उसको दोनों डायरेक्शन में ऑपरेट करना है। जैसे कोई आपकी ये मोटर है, ठीक, ये प्लस माइनस है, इस डायरेक्शन में टॉर्क है, अब ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो टॉर्क का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, रिवर्स होना चाहिए, क्योंकि उसको दोनों डायरेक्शन में मैकेनिकल पोजीशन को कंट्रोल करना है ना। मैकेनिकल पोजीशन किधर कंट्रोल करना है वो कौन बताएगा, एरर डिटेक्टर बताएगा, कैसे, पोलैरिटी को सिग्नल की चेंज करके, ठीक है। तो उसके टॉर्क का डायरेक्शन जो है वो क्या होना चाहिए, यहाँ पे चेंज होना चाहिए। तो ये सब प्रॉपर्टी यहाँ पे इसमें सर्वो मोटर में होनी चाहिए। तो इसके लिए जो हम सर्वो मोटर यहाँ पे यूज करते हैं वो सर्वो मोटर कैसी होती है, तो सर्वो मोटर जो है वो डीसी सर्वो मोटर भी होती है और एसी सर्वो मोटर भी होती है। तो दोनों टाइप की सर्वो मोटर यहाँ पे होती हैं। तो डीसी सर्वो मोटर का यूज कहाँ करते हैं, हाई पावर एप्लीकेशन में, ठीक, और एसी सर्वो मोटर का यूज कहाँ करते हैं, लो पावर एप्लीकेशन में। डीसी सर्वो मोटर में हम किसका यूज कर सकते हैं, तो शंट, डीसी शंट मोटर, सीरीज मोटर, पीएमडीसी मोटर, परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर, तो इनका यूज यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक, एसी सर्वो मोटर में किसका यूज करते हैं, तो टू फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, तो टू फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का इसमें यूज करते हैं। ठीक, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, डीसी हाई पावर और एसी लो पावर, दोनों में कौन ज़्यादा बेटर है, तो एसी सर्वो मोटर जो है डीसी मोटर की तुलना में ज़्यादा बेटर होती है। ठीक, तो इसमें जो एसी सर्वो मोटर है ये कैसी मोटर होती है, टू फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर होती है। तो स्क्विरल केज रोटर का यहाँ पे यूज करते हैं। तो नॉर्मली जो स्क्विरल केज रोटर होता है उस रोटर का जो रेजिस्टेंस है वो कैसा होता है, लो, और उसका रिएक्टेंस कैसा होता है, हाई। ठीक, तो यदि इसका देखेंगे कि जो x अपॉन आर रेशियो होता है, ठीक है, ये कैसा होता है, यहाँ पे हाई होता है। तो यहाँ पे जो सर्वो मोटर यूज करते हैं उसमें इस x अपॉन आर रेशियो को क्या करते हैं, हम डिक्रीज करते हैं, और इस x अपॉन आर रेशियो को क्या करते हैं, लो करते हैं। यानी कि इसके रोटर में जो कंडक्टर लगाएंगे उनका रेजिस्टेंस क्या रहेगा, हायर रहेगा। तो हायर रेजिस्टेंस बार का यूज करते हैं, जिससे x अपॉन आर रेशियो क्या होता है, यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है। तो इसके कारण क्या होता है, जो हम पढ़ते हैं इस प्रकार से टॉर्क स्पीड कर्व ऐसा, ठीक, तो ये जो टॉर्क स्पीड कर्व है, ठीक है, ये कैसा होता है, ऐसा लीनियर हो जाता है। तो इसलिए किसका यूज करते हैं, हाई रेजिस्टेंस बार का यूज करते हैं, और x अपॉन आर रेशियो की वैल्यू को क्या करते हैं, यहाँ पे डिक्रीज करते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि यदि पूछेगा कि स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का जो रोटर होता है और एसी सर्वो मोटर है, ठीक है, दोनों के रोटर में क्या डिफरेंस है, तो दोनों के रेशियो में क्या डिफरेंस है यहाँ पे, कि इसका जो रोटर रेजिस्टेंस है वो हायर रहता है। ठीक है, क्यों हायर, और हायर रखते हैं तो क्या होता है, एक्स अपॉन आर रेशियो की वैल्यू लो हो जाती है। ऐसा करने से क्या होता है,
तो इसका जो टॉर्क स्पीड कर्व है ये कैसा होता है, लीनियर हो जाता है। तो टॉर्क स्पीड कर्व को लीनियर रखने के लिए हम इसका यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक, दूसरा यहाँ पे आपको बोलेगा कि जो हम ये यूज कर रहे हैं और जहाँ पे रोटर जो है, रोटर कैसा होना चाहिए, वेरी क्विकली ऑपरेट होना चाहिए। क्विकली ऑपरेट कब होगा, अभी बताया था कि उसका जो टॉर्क इनर्शिया रेशियो है इसकी वैल्यू क्या होगी, हाई। तो टॉर्क इनर्शिया रेशियो को यदि हाई रखना है तो इसमें जो इनर्शिया है उसको कम करना पड़ेगा। इनर्शिया को कैसे कम करेंगे, तो रोटर के भार को कम करके, लाइट वेट रोटर बना के। ठीक है, तो लाइट वेट रोटर कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे एक ड्रैग कप स्ट्रक्चर होता है उसका यूज करते हैं। ठीक, तो ऐसा एल्यूमिनियम का कप ले लेंगे। तो ये एल्यूमिनियम का एक सिलेंडर है, होलो सिलेंडर, अंदर से खोखला है ये। ठीक, और ये इसमें सर्वो मोटर का हो गया है शाफ्ट। तो ये बन गया सर्वो मोटर का रोटर, और इसके अंदर में स्टेशनरी आयरन कोर है। तो ये आयरन कोर को कहीं से यहाँ से सपोर्ट दिए होंगे, स्टेशनरी आयरन कोर है ना। घूमने वाला भाग सिर्फ क्या है, एल्यूमिनियम का कप है, यही घूमेगा यहाँ पे। तो उसका वेट क्या होगा, बहुत कम होगा, है ना, अंदर से खोखला भी है तो उसका वेट कम होगा। और इसको हम क्या कर देंगे यहाँ पे इस प्रकार से, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे। जो हमारा स्टेटर है, स्टेटर के बिटवीन इसको रख देंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, ड्रैग कप स्ट्रक्चर। तो ड्रैग कप स्ट्रक्चर यदि बोलेगा, ड्रैग कप स्ट्रक्चर ठीक है, तो समझ में आ गया। उसमें एल्यूमिनियम के होलो रोटर का यूज करते हैं, है ना, इसको ड्रैग कप स्ट्रक्चर यहाँ पे बोलते हैं। ठीक, तो जहाँ पे हमको बहुत लो इनर्शिया रखना है वहां पे किसका यूज करते हैं, ड्रैग कप स्ट्रक्चर का। तो इसका यूज कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे हमको लो इनर्शिया चाहिए। ठीक, अब जो ये स्क्विरल केज मोटर है, सर्वो मोटर है, अब ये कैसी है, टू फेज मोटर है। तो टू फेज मोटर है तो इसमें टू फेज की ये वाइंडिंग होगी। एक सिंगल फेज वाइंडिंग ये हो गई और सिंगल फेज वाइंडिंग ये, टू फेज वाइंडिंग। तो टू फेज वाइंडिंग जब भी हम करते हैं तो कितना इलेक्ट्रिकल फेज डिफरेंस रखते हैं, तो 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल फेज डिफरेंस दोनों वाइंडिंग के बिटवीन रखेंगे। और इनके बिटवीन यहाँ पे क्या होता है, हमारा स्क्विरल केज रोटर होता है। ठीक, एक वाइंडिंग को क्या करते हैं हम यहाँ पे कंटिन्यूअस सिंगल फेज वोल्टेज अप्लाई करके रखते हैं। ठीक, तो ये अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करके रखेगी, लेकिन सिंगल फेज सेल्फ स्टार्ट नहीं बना सकता इसको। तो ये जो है यहाँ से क्या आता है, एरर जो करेक्टर है, जो एरर करेक्टिंग सिग्नल है वो हम इसको अप्लाई करते हैं। तो जैसे ही, जब तक इसमें कोई सिग्नल आ रहा है रोटर रोटेट नहीं करेगा। जैसे ही इसमें सिग्नल फ्लो होगा तो ये भी अपना मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करेगा। दोनों के इंट्रैक्शन के कारण रोटर में क्या होगा, टॉर्क प्रोड्यूस्ड होगा और वो इंस्टेंटली क्या करेगा, यहाँ पे रोटेट करेगा। ठीक, जब तक सिग्नल रहेगा तब तक टॉर्क रहेगा, तब तक मूव करेगा। सिग्नल बंद हो जाएगा तो ये भी मूव करना बंद कर देगा। ठीक, तो इस प्रकार से जो सर्वो मोटर है इसको हम यहाँ पे यूज करते हैं। इसके बाद में पूछेगा आपको स्टेपर मोटर के बारे में। ठीक, तो जो स्टेपर मोटर है, स्टेपर मोटर का यूज हम काय करते हैं, तो स्टेपर मोटर हम कब यूज करते हैं, जब किसी ऑब्जेक्ट की हमको प्रिसाइज पोजीशनिंग करनी होती है। तो जब हमको प्रिसाइज पोजीशनिंग और प्रिसाइज स्पीड कंट्रोल चाहिए तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, स्टेपर मोटर। तो स्टेपर मोटर जो होती है, इस स्टेपर मोटर को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल पल्स देते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रिकल पल्स देते हैं ये कैसे देते हैं, डिजिटली देते हैं, डिजिटली यानी डिजिटल सर्किट के द्वारा देते हैं। ठीक, तो जब इसको इलेक्ट्रिकल पल्स देते हैं
तो ये क्या करती है, वन स्टेप मूव करती है। और इसका जो वन स्टेप होता है वो होता है एक फिक्स्ड एंगुलर ठीक है डिस्प्लेसमेंट। तो एक फिक्स्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक, तो जैसे मोटर है ये, अभी मोटर का जो रोटर है वो यहाँ पे है। अब इसको हमने एक इलेक्ट्रिकल पल्स दिया, तो इसका जो रोटर एक फिक्स्ड एंगल मूव करेगा, वो यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे हो सकता है ये एंगल 5 डिग्री हो। फिर नेक्स्ट पल्स देंगे, फिर मूव करके यहाँ पे आ जाएगा 5 डिग्री। फिर नेक्स्ट पल्स देंगे, फिर मूव करके यहाँ 5 डिग्री आ जाएगा। तो हर बार यदि आपको मूव कराना है तो हर बार पल्स देना पड़ेगा। तो एक पल्स देने पे एक स्टेप चल के रुक जाएगा। ठीक, जब तक अगला पल्स नहीं दोगे तब तक वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। ठीक, तो यदि मान लीजिए कोई मोटर है और ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है अलग अलग मोटर के अलग अलग हो सकता है, जैसे कि 1.8 डिग्री होता है, 2.5 डिग्री होता है, 5 डिग्री होता है, 7.5 डिग्री है, 15 डिग्री है, 30 डिग्री है। ठीक है, अलग अलग हो सकता है। तो यदि मान लीजिए किसी मोटर में एक स्टेप देने पे वो 5 डिग्री चल रही है, ठीक, और आपको उसको वन रिवॉल्यूशन रोटेट करना है। तो वन रिवॉल्यूशन रोटेट करना है मतलब आपको कितना डिग्री रोटेट करना है, 360 डिग्री। तो इसको 5 से क्या करोगे, यहाँ पे डिवाइड कर दोगे। तो 5 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 12। ठीक है ना, सॉरी, तो 5 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा ये 72। तो 72 आपको क्या देने पड़ेंगे, यहाँ पे पल्स इसको देने पड़ेंगे। तो 72 इसको पल्स दोगे तो क्या करेगा, 360 डिग्री यानी कि एक चक्कर घूमेगा। आप चाहते हो कि एक चक्कर पूरा लगाए और उसके बाद में फिर 10 डिग्री पे जाके रुक जाए, तो फिर इसमें +2 पल्स ऐड कर दोगे। तो एक चक्कर पूरा लगाने के बाद में 10 डिग्री पे जाके वो रुक जाएगा। तो इस तरह से प्रिसाइज पोजिशनिंग के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो इसका यूज़ आपको पूछेगा, अच्छा जब इसके लिए हम डिजिटल पल्स देंगे, प्रिसाइज पोजिशनिंग करेंगे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन पल्सेस को हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा, उसकी प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। तो जहाँ भी स्टेपर मोटर होगी वहाँ पे हमको किसका यूज़ करना पड़ेगा, माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, या प्रोग्रामेबल कंट्रोलर बोलेंगे। ठीक है, या फिर मिनी कंप्यूटर होगा। तो इनका हमको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा स्टेपर मोटर यूज़ करने के लिए। तो इन्हीं के द्वारा हम पल्स देंगे, इनमें प्रोग्रामिंग करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए इनको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। अब जैसे स्टेपर मोटर जो है वो कैसी है, क्लोज लूप सिस्टम पे वर्क करती है। ये जो मोटर है ये किस पे वर्क करती है, ओपन लूप सिस्टम पे वर्क करती है। ठीक, तो इसमें क्लोज लूप सिस्टम की आवश्यकता यहाँ पे नहीं होती। तो इसका जो यूज़ है वो कहाँ पे करते हैं, तो इसका यूज़ कई जगहों पर किया जाता है। ठीक है, तो जैसे देखेंगे आपको पूछेगा कंप्यूटर प्रिंटर, कंप्यूटर प्रिंटर में किसका यूज़ करेंगे, तो इसी का यूज़ करोगे। हाँ, कंप्यूटर के प्रिंटर में तो रिकॉर्डिंग हेड या प्रिंटिंग हेड बोल सकते हो, प्रिंटिंग हेड ऑफ कंप्यूटर प्रिंटर। तो इसमें आप इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक, इसके अलावा XY ग्राफिकल प्लॉटर, इसका जो पैन होता है ना, इन पैन ऑफ XY ग्राफिकल प्लॉटर, इसमें इसका यूज़ कर सकते हो। पेपर फीड मोटर होती है, ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर, तो इसमें यूज़ करते हो। इसके अलावा रोबोटिक्स में कर सकते हो।
डिस्क ड्राइव में कर सकते हो, रिकॉर्डिंग हेड जो उसका होता है। ठीक, और आजकल तो बहुत जगह इसका यूज़ किया जा रहा है ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज़ किया जा रहा है, तो बहुत जगह आजकल इसका यूज़ किया जा रहा है। तो ज़्यादातर ये पूछा जाता है कंप्यूटर के प्रिंटर वगैरह में किस मोटर का यूज़ करते हैं, है ना। तो उसको याद रखिएगा, कंप्यूटर के प्रिंटर में किसका यूज़ करेंगे हम, एक्स वाई ग्राफिकल प्लॉटर का यूज़ करेंगे। ठीक, अभी जो सर्वो मोटर होती है, सॉरी स्टेपर मोटर होती है, ये स्टेपर मोटर में इसके टाइप्स होते हैं, है ना। तो इसको हम 3 टाइप से यहाँ पे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो एक होती है परमानेंट स्टेपर मोटर, तो उनके डायग्राम के थ्रू इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। तो डायग्राम आपको उसका ध्यान में रखना है थोड़ा सा। तो एक यहाँ पे है वेरिएबल रिलक्टेंस, स्टेपर मोटर। तो वेरिएबल रिलक्टेंस जो स्टेपर मोटर है, इसमें रिलक्टेंस क्या होना चाहिए, वेरिएबल। वेरिएबल रिलक्टेंस कब होता है, तो वेरिएबल रिलक्टेंस के लिए क्या होना चाहिए, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप होना चाहिए। तो यहाँ पे इसके रोटर को हम इस प्रकार से बनाएंगे, ठीक, कि इसका जो रोटर है यहाँ पे एयर गैप स्मॉल रहेगा, ठीक, और बाकी जगह एयर गैप क्या होगा, लार्ज। तो यहाँ पे ये होता है इसका स्टेटर, ठीक, और इसमें हम क्या करते हैं, वाइंडिंग करते हैं। अभी जो मोटर होती है इसको क्या बोलते हैं, कितने फेज की मोटर है ये, मल्टी फेज। तो इसको बोलते हैं मल्टी फेज मोटर है। तो यहाँ पे ठीक है फेज वाइंडिंग करते हैं, इसको हम सप्लाई देंगे, तो एन एस यहाँ पे पोल्स क्रिएट हो जाएंगे, और रोटर क्या करेगा, अपने आप को इस पोजीशन में एडजस्ट करके रखेगा। ठीक, तो ये सिंबॉलिकली उसको शो कर रहा है। एक्चुअल जो मोटर होती है वो तो मैंने आपको बताई कैसी होती है ना, उसका सर्किट डायग्राम, ऑपरेशन। बस अब इसको सिंबॉलिकली याद रखिए कि वेरिएबल रिलक्टेंस में रोटर इस प्रकार से रहेगा। तो इसमें जो सॉफ्ट पैरोमेटिक मटेरियल होता है उसके रोटर का यूज़ करते हैं, ठीक, और रोटर जो होता है उसका रिलक्टेंस कैसा होता है, अलग अलग प्लेस पे उसके रिलक्टेंस की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक, दूसरा यहाँ पे होता है परमानेंट मैग्नेट, स्टेपर मोटर होती है। तो ये परमानेंट मैग्नेट है, तो इसमें वेरिएबल रिलक्टेंस की हमको आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। तो इसके लिए इसका जो रोटर है वो हम इस प्रकार से बनाएंगे। अब इसके रोटर में क्या होगा, यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट्स बने हुए हैं, ठीक, और ये इसका स्टेटर का फेस वाइंडिंग हो जाएगी। तो इसके रोटर में क्या है, यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर। तो दोनों के रोटर में डिफरेंस आ रहा है समझ में। तो इसका वेरिएबल रिलक्टेंस रहेगा रोटर का, है ना, रोटर की पोजीशन चेंज होने पे उसका रिलक्टेंस चेंज हो जाएगा। इसमें रोटर की पोजीशन चेंज होने पर रिलक्टेंस चेंज नहीं होगा, है ना, सब जगह रोटर किसी भी पोजीशन पे हो रिलक्टेंस सेम रहेगा उसका। ठीक, लेकिन इसके रोटर में क्या होता है, ये परमानेंट मैग्नेट बना होता है, ठीक है, एन और एस पोल कैसे रहेंगे, परमानेंट रहेंगे। ठीक, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसको बोलते हैं हाइब्रिड। तो हाइब्रिड स्टेपर मोटर बोलते हैं। तो हाइब्रिड स्टेपर मोटर जो होती है इन दोनों का कॉम्बिनेशन होती है। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है इसका मतलब है कि हम जो यहाँ पे रोटर यूज करेंगे वो परमानेंट मैग्नेट भी होगा और दूसरा वेरिएबल रिलक्टेंस भी होगा।
तो यहाँ पे इस प्रकार से तो ये इसका स्टेटर हो जाएगा, स्टेटर का फेज वाइंडिंग हो जाएगी, और ये इसका रोटर हो जाएगा। तो रोटर जो है परमानेंट मैग्नेट भी है और वेरिएबल रिलक्टेंस भी है, तो दोनों को कंबाइन किया गया है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, हाइब्रिड स्टेपर मोटर। तो यहाँ पे जो स्मॉल जहाँ पर हमको एंगल चाहिए, ठीक है, तो वहाँ पे किसका यूज करते हैं, हाइब्रिड स्टेपर मोटर का यूज करते हैं। तो स्मॉल स्टेप एंगल के लिए, स्मॉल स्टेप एंगल 1.5 डिग्री, 2.5 डिग्री, इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, हाइब्रिड स्टेपर मोटर का यूज करते हैं। ठीक, तो रोटर में बस थोड़ा थोड़ा यहाँ पे डिफरेंस होता है। अब इसमें आपको पूछेगा कि इसकी जो ये जो मोटर होती है, इसमें जो स्टेप एंगल है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसका जो स्टेप एंगल है, स्टेप एंगल, तो मान लो उस स्टेप एंगल को हम यहाँ पे अल्फा से शो कर रहे हैं। ठीक, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट यहाँ पे करेंगे, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लिखेंगे NS माइनस NR, ठीक है, और NS इंटू NR, और इंटू लिखेंगे 360 डिग्री। तो यहाँ पे जो NS है वो है स्टेटर टीथ, जो NS है वो है स्टेटर टीथ, और जो NR है वो रोटर टीथ। तो यदि आपको टीथ दी हुई है तो इस तरह से आप उसकी स्पीड को निकाल सकते हो। यदि टीथ नहीं दिए हैं तो आपको क्या दिया होगा, फेज दिया होगा। तो उस कंडीशन में आप इसको कैलकुलेट करोगे, 360 डिग्री नंबर ऑफ स्टेटर फेज इनटू नंबर ऑफ रोटर टीथ, तो इससे इसको यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे। ठीक, तो जब स्टेटर रोटर की टीथ दी हुई है तो ऐसे, और स्टेटर की टीथ नहीं दी है, उसका क्या दिया हुआ है, फेज दिया हुआ है, तो उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, अब यदि इसकी आपको स्पीड कैलकुलेट करनी है, तो इसकी स्पीड कैलकुलेट करने के लिए जो स्टेप एंगल है इनटू फ्रीक्वेंसी अपॉन 360 डिग्री, तो इसकी स्पीड किस में आ जाएगी, आपके पास में आरपीएस में आ जाएगी। ठीक, तो इस तरह से इसकी स्पीड को भी आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो एफ जो है ये क्या होता है यहाँ पे, स्टेपिंग फ्रीक्वेंसी। तो एफ जो है वो है स्टेपिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, पल्स पर सेकंड उसको बोलते हैं, पल्स पर सेकंड। तो पल्स पर सेकंड में स्टेपिंग फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे लेते हैं, कितना पल्स पर सेकंड उसकी स्टेपिंग फ्रीक्वेंसी है। ठीक, तो ये यहाँ पे याद रखिएगा स्टेपर मोटर में। और मैंने आपको एक हम्म हम्म इनमें एंगल जो रहते हैं, जैसे इसका यूज करेंगे किसके लिए, स्मॉल एंगल, इनको स्मॉल एंगल के लिए यूज नहीं करेंगे। इनका यूज कर सकते हो आप, जैसे 5 डिग्री है, ठीक है, 7.5 डिग्री है, 15 डिग्री है, उनके लिए इसको यूज कर सकते हो। स्मॉल एंगल के लिए क्या है, बहुत ही प्रिसाइज होना चाहिए पोजीशन, ठीक है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे दोनों प्रॉपर्टी यहाँ पे रहेगी। ठीक, तो यदि यहाँ पे सप्लाई जीरो है, इसकी सप्लाई जीरो है, इसमें कोई करंट नहीं है, तब भी इस रिलेक्टेंस वेरिएबल होने के कारण क्या होगा, ये इस पोजीशन पर रहेगा। ठीक है ना, तो इसलिए इसका यूज करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे यदि मान लीजिए कि कोई सप्लाई नहीं है, तो ये जो पोल्स नहीं रहेंगे, तो ये अपनी पोजीशन से हट सकता है।
ठीक है, लेकिन ये क्या रहेगा, अपनी पोजीशन पे फिक्स्ड रहेगा। ठीक, समझ में आई। तो इसके बाद में देखते हैं यहाँ पे कुछ अल्टरनेटर के बारे में।